दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आपको सासू माँ का पुश्तैनी हार नहीं मिलेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। अभी कुछ समय पहले ही रागिनी की ननद रमा की शादी खूब दहेज देकर हुई थी। सुयोग्य वर, धन धान्य से भरा हुआ परिवार, नई सोच वाले सास ससुर, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी रागिनी की सास को अपनी बेटी के लिए कुछ न कुछ कमी दिख जाती थी और वो उसे कुछ न कुछ देने का बहाना ढूंढ ही लेती थी। पहले बेटी को देने के बहाने अब नातिन को कुछ न कुछ देने के बहाने ढूंढती थी। रागिनी अपने पति की कमाई से बहुत खुश थी। उसके पास जितना होता था उसी में वो संतुष्ट होती। सास कमला जी की चीजों पर कभी वो नजर नहीं डालती थी, परंतु बहू का मन तो औरत का है। अगर सेवा बहू करे और 9 लाख का हार बेटी ले जाए तो कहीं न कहीं बहू के मन में सास के प्रति अच्छी भावना नहीं बन पाती है। समय के साथ साथ कमला जी की ये आदत बढ़ती ही चली गई। अब मांगने की आदत उनकी बेटी की हो गई है। पहले माँ तीज त्योहार में कुछ ना कुछ दिया करती थी, अब तो बेटी अपनी पसंद और नापसंद से मांगने लगी थी। कमला जी नानी बन गई थी। नातिन की पहली सालगिरह थी तो घर में सबके सामने बोली, मेरी नातिन की पहली सालगिरह है, कुछ अच्छा देना चाहती हूँ। रागिनी बोली, इतनी छोटी बच्ची को आप क्या देगी मम्मी जी? क्यों न सोने की चैन दे दीजिए, बड़ी होगी तब भी काम आएगी और याद भी रहेगा कि नानी ने पहले सालगिरह में दी थी। कमला जी बोली, इतने दिनों में पहली बार तुमने कोई अच्छी बात कही है बहू। वो और भी अपनी बहू को देने के लिए। ये बात सुनकर कहीं न कहीं रागिनी को बुरा लगा था। वही रमेश बेटा बैठा था। रागिनी के जाने के बाद वो बोला, माँ क्या कभी रागिनी ने तुम्हें रमा या उसके परिवार को कुछ देने से मना किया है? माँ बोली, नहीं, वो क्यों मना करेगी। वो बोले, फिर ऐसी बातें क्यों करती हो जो उसके मन को दुखी कर दे। इतना बोलकर रमेश वहाँ से चले गए। समय के साथ साथ सबका परिवार बढ़ रहा था। रागिनी भी अब एक बेटी की माँ बन चुकी थी। उसकी बेटी की पहली सालगिरह थी। कमला जी के पति बोले, पोती को क्या उपहार दोगी सोची हो? वो बोली, देना क्या है इतनी छोटी बच्ची को। वो बोल, एक सोने की चैन ही दे दो। वो बोली, चैन उसे
लूंगी पहनेगी उसकी माँ, फिर क्या फायदा उसे देने का, जो है उसी का तो है। सुनार के पास जाकर पोती के लिए एक चांदी का कड़ा और पायल बनवा कर लाई, और वही अपनी नातिन के लिए एक बड़ा सा सोने का झुमका बनवाई। घर आकर जब उन्होंने अपने पति को सब कुछ दिखाया तो वो बोले, ये झुमका किसके लिए, अभी इसकी क्या जरूरत थी। वो बोली, ये मैं अपनी नातिन मोनी के लिए बनवाई हूँ, जब वो बड़ी होगी तब उसे दूंगी, अभी से ही थोड़ा थोड़ा बनवा कर रखूंगी। वो बोले, पहले तुम बेटी को दहेज दी, अब नातिन का दहेज भी हम ही तैयार करेंगे। अरे नातिन को छोड़ो, अपनी पोती के बारे में भी कभी सोचो। जब बुढ़ी हो जाओगी तो सेवा पोती करेगी, ना कि नातिन करेगी। वो बोली, आपको तो कभी बेटी को कुछ भी देने का मन ही नहीं करता है। वो बोले, बेटी को बेटी ही रहने दो, ज्यादा लालची बनाकर उसे मायके से दूर मत करो। जब दर्द में रहती हो बेटी को याद करती हो, परंतु यहाँ तुम्हारी बहू ही सेवा करती है, ये क्यों भूल जाती हो। वो बोली, इस घर में मेरी बेटी का भी कुछ अधिकार है कि नहीं। वो बोले, एक माँ अपनी इच्छा से जो बेटी को देती है वही उसका अधिकार होता है, परंतु सास की कुछ चीजों पर बस बहू का ही अधिकार होता है, ये कभी मत भूल जाना। इस घर से जितना उसे मिलना चाहिए था वो उसे पहले ही दिया जा चुका है। अब यहाँ मेरे बेटे बहू और पोते पोतियों का है। सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दादी की दी हुई चांदी की चूड़ी और पायल को पाकर रेसू सहक रही थी। जहाँ रागिनी ने अपने मन में इन बातों को आने नहीं दिया, वही बेटा होकर रमेश को ये बात खल गई कि मोनी के लिए सोने की चैन आई और मेरी बेटी के लिए चांदी के कड़े। कहने को उपहार हैं, पर उपहार देने वाले की मानसिकता को दर्शाता है। ये बात भी गलत नहीं है। कुछ दिनों बाद रागिनी की ननद आई थी। वो अपने ससुराल से कुछ मिठाइयाँ लेकर आई थी। बातों बातों में वो अपनी माँ से बोली, माँ आपका वो मीनाकारी वाला हार कहाँ गया, बहुत दिन हो गए देखी नहीं हूँ। मेरे ससुराल में सबके पास है, सिर्फ मेरे पास ही नहीं है। ये बोलते हुए उसने माँ को मिठाई खाने का आग्रह की। जब वो अपनी माँ को खिलाने लगी तो रागिनी वहाँ आई और बोली, दीदी माँ को डॉक्टर ने मीठा खाने से बिल्कुल मना किया है, इन्हें बिल्कुल मत दीजिएगा, अन्यथा इनकी सांसें फूलने लगती हैं, इनका अस्थमा बढ़ जाता है। वो बोली, भाभी मेरी माँ को क्या अच्छा लगता है, मुझसे बेहतर आप जाने लगी, पूरे घर पर तो कब्जा
कर बैठी हो, अब मेरी माँ पर भी अधिकार जमाने लगी हो। रागिनी कुछ नहीं बोली और मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। दूसरे ही दिन कमला जी की सांसें फूलने लगी और उनकी तबीयत खराब होने लगी। रागिनी जल्दी से उनका पंप लेकर आई और उनके हाथ पैर में मालिश की, तब जाकर उन्हें थोड़ा आराम मिला। उस रोज रागिनी को पहली बार तेज आवाज में बोलते हुए सुना गया। वो सास से बोली, मैंने आपको मना की थी, आप मीठा मत खाइएगा। उसमें भी वो मिठाई फ्रिज की थी, आपने क्यों खाई? आपको अगर कुछ हो जाएगा तो इस घर का क्या होगा, कभी सोचा है आपने? रागिनी की ननद बोली, आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं, क्या हो गया? अगर थोड़ी तबीयत बिगड़ भी गई, क्या माँ के मुंह पर ताला लगा देना चाहिए और किस से कैसे बात करनी चाहिए ये भी आप भूल गई हैं। रमेश वहीं खड़े थे। वो बोले, मैं बोलूँगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। सम्मान पाना और सम्मान करना दोनों अपने ही हाथों में होता है। जब इसने मना किया, फिर तुमने माँ को मिठाई क्यों खिलाई? तुम इस घर को और माँ को छोड़कर जा चुकी हो। माँ की देखभाल ये करती हैं, तो इसे बेहतर पता है, क्यों भूल जाती हो? वो बोली, हाँ हाँ भैया बोलोगे ही, क्योंकि माँ मुझे देती रहती है। ये बात तुम दोनों को बहुत खलती है। ये बात मुझसे छुपी हुई नहीं है। माँ मुझे यहाँ की हर बात बताती है। पिता बोले, यही तो तुम्हारी माँ की गलती है, जो अपने घर की बात तुम्हें बताती है। तुम्हारी सास तुम्हें इतना देती होती है, फिर भी तुम्हें पूरा नहीं होता। बेटा, अगर माँ अपनी इच्छा से तुम्हें कुछ देती हैं तो बस वही तुम्हारा अधिकार है। अपने ससुराल की चीजों पर तुम्हारा अधिकार है, वैसे ही अब तुम्हारी माँ की हर चीजों पर बहू का अधिकार है। रमा गुस्से में मायके से चली गई। वो ये भूल गई कि उसकी माँ की तबीयत इतनी खराब है। उसके लिए उसका अहम उससे बड़ा था। कमला जी के पति बोले, रमेश की माँ, देखा तुमने, जब तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम्हारी बेटी को हार नहीं मिला तो वो तुम्हें छोड़कर चली गई। आज सेवा तुम्हारी बहू ही कर रही है। वो बोले, सास जब अपना पुश्तैनी हार बहू को देती हैं तो उस हार के साथ घर का सम्मान और उस घर की जिम्मेदारी भी उसे देती हैं। यही बात मेरी माँ ने तुम्हें कही थी और ये हार दी थी, शायद वो तुम भूल गई। कमला जी बोली, आप सही कहते हैं। हर सास अगर बहू को अपना माने तो कोई भी बेटी मायके में अपना अधिकार न मांगे, पर मेरी बेटी को तो इतना कुछ मिला, फिर भी वो मेरी तरफ
उम्मीद भरी नजरों से देखती हैं तो मैं कैसे उससे मुंह फेर लूं। रागिनी रमेश सब वही थे। रमेश बोला, माँ तुम्हें ये लगता है कि कभी हम उसे किसी चीज की कमी होने देंगे? अरे हमने उसे इतने पैसे वाले परिवार में दिया है कि अगर वो किसी को दे भी दे तब भी कभी कमी नहीं होगी, परंतु सेवा आपकी बहू करती हैं और हार अगर आप बेटी को देगी तो आप कहीं ना कहीं भाभी और ननद के रिश्ते में दूरी पैदा कर देगी। क्या आप यही चाहती हैं? कमला जी बोली, कभी नहीं, मैं हमेशा चाहूंगी कि उसका मायका बना रहे। रागिनी आगे बढ़कर बोली, मम्मी जी अगर आपको वो हार दीदी को देना है आप दे सकती हैं। मुझे बुरा तब लगता है जब आप नातिन और पोती में भेदभाव करती हैं। मेरे साथ जो हुआ मैं अपना भाग्य समझकर भूल जाऊंगी, परंतु अपनी बेटी के साथ कभी अन्याय नहीं होने दूंगी। उसका जो अधिकार है उसे मिलना ही चाहिए। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ कर दीजिएगा। कमला जी बोली, नहीं बहू तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम्हारे अधिकार मैंने पहले ही तुम्हें दे दिए होते तो तुम इतना नहीं बोलती। आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि इस घर की चीजों पर अब मेरी पोती का अधिकार है। बेटी और नातिन तो मेहमान हैं। हाँ, मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी ना हो इसका ध्यान तुम्हें रखना होगा। और कमला जी ने अलमारी से वो मीनाकारी वाला हार निकाल कर रागिनी के गले में पहना दिया। परिवार में हर कोई एक दूसरे को समझने की कोशिश करता था। इधर रागिनी ने अपनी ननद को फोन करके हर बात के लिए माफी मांगी और आगे बढ़कर उपहार लेकर उसके ससुराल गई और ननद को मनाई ताकि उनका भी मायका बना रहे। दोस्तों, सही कहा है किसी ने, अगर हर लड़की को उसकी सास अपना मानने लगे तो कभी भी किसी बेटी को अपनी माँ से मांगने की जरूरत ना पड़े और ना ही उसके अंदर लालच का पेड़ बड़ा होगा और ना ही मायके और ससुराल के रिश्ते में दरार आएगी।